हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें ये चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। इसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति, 1857 रेवोल्यूशन, जिसके अंदर बहुत कुछ घटित हुआ। जो देश के जो पहले कभी राजा हुआ करते थे या उस वक्त राजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अलग अलग तरह से ये रेवोल्यूशन अलग अलग जगहों पर हुई थी, जिसमें सेटिस्फैक्शन नहीं थी किसानों को, क्योंकि उनको अपनी जो ज़मीन पर खेती बाड़ी करनी पड़ती थी नील की, जिसकी वजह से उनकी जो ज़मीन है वो ख़राब होती चली जा रही थी और वो नील की खेती उनको करनी पड़ती थी अपनी बेस्ट जो सबसे बढ़िया उपजाऊ ज़मीन होती थी उस पर, जिसकी वजह से बाद में वो उस पर वीट, गेहूँ, राइस, चावल और जो कुछ और कैश क्रॉप्स है वो उस पर नहीं कर सकते थे, खेती बाड़ी उस पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उपजाऊपन उसका ख़त्म हो जाता था उसकी वजह से। और अंग्रेज़ लोग जो है, ब्रिटिशर्स थे, जो उस वक्त गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की, वो लगातार दबाव डालते थे किसानों के ऊपर कि वो नील की खेती अपनी बेस्ट ज़मीन पर करें, तो किसान उनके खिलाफ़ थे। फिर जो जवान थे, सोल्जर्स थे, वो भी उनके खिलाफ़ थे, कई कारणों से खिलाफ़ थे। वो भी हम इसमें पढ़ेंगे कई कारण कौन कौन से थे, जैसे कि उनको सेटिस्फैक्ट्री सैलरी ना मिलना, उनको देश से बाहर ओवरसी मतलब समुद्र से रास्ते दूसरे देश में जाना है ना, और जो कारतूस होते थे, जो बंदूक की गोलियां होती थी, उनके ऊपर जो कारतूस चढ़ा होता था वो भी क्या है, गाय का मांस और सूअर के मांस की चढ़ी होती थी, जिसकी वजह से मुस्लिम और हिंदू ये दोनों ही उनके खिलाफ़ हो गए। तो ये रेवोल्यूशन हुई थी। और कई जो जैसे झांसी की रानी थे, वो भी उनके खिलाफ़ थे। क्यों? क्योंकि उनको जो राज्य करने का अधिकार उनसे लिया जा रहा था, क्योंकि जो उनके पति है वो बिना संतान के मतलब उनको कोई अपने से कोई संतान नहीं पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने गोद में एक बच्चा जो है गोद लिया था। तो गवर्नमेंट ने रूल निकाल रखा था कि अगर कोई राजा बिना अपने उत्तराधिकारी के मर जाता है तो वो जो ज़मीन है, वो राज्य है, वो जगह है, वो ब्रिटिशर्स अपने अंदर ले लेंगे, अपने अंडर में ले लेंगे, तब कोई राजा नहीं होगा फिर। तो इस वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से लगभग सभी जो हिंदुस्तानी थे, जो हमारे भारतीय थे, वो खिलाफ थे अंग्रेज़ों के। फिर रेवोल्यूशन हुई। अब बाकी आप जब पढ़ेंगे तो इतना बड़ा वीडियो तो ये इसी के ऊपर हो जाएगा, बाकी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना समझेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ना, ये किसके लिए है? ये चैप्टर आपकी समझ बढ़ाने के लिए है। तो ऐसा ना हो कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो। रट्टा ना लगाइए। ये आपको पता लगता है कि देश का इतिहास क्या था, ज्योग्राफी से पता लगता है देश की ज्योग्राफी क्या है, विदेश की ज्योग्राफी क्या है, कैसा भूमंडल है, कैसी ज़मीन है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा टेम्परेचर है, कैसे फॉरेस्ट होते हैं। तो इनको ना आप रट्टे की तरीके से मत लीजिए, नॉलेज के तरीके से लीजिए, ताकि ना केवल आपके मार्क्स अच्छे आएँ बल्कि आपको नॉलेज भी हो। तो मतलब तो यही है कि बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ही ये चीज़ें चैप्टरों में दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। इसमें क्या कुछ है देखिए, यहाँ पे दिखा रखी है किसान लोग, उन्होंने बंदूकें भी उठा रखी है, किसानों ने लाठियाँ भी उठा रखी है, और ये अंग्रेज़ लोग हैं, ये जो इनके खिलाफ़ इन्होंने लड़ाई लड़ रही हैं ये सब। तो सिपॉइज एंड पीजेंट्स, सिपॉइज यानी कि जो सिपाही है उनको सिपॉइज कहते थे। वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सीपॉइज है ना। तो जैसे ही कभी आपको कोई दिक्कत आए ना, तो आप क्या करो, गूगल ट्रांसलेट के अंदर इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिए, और फिर ये आपकी मदद करेगा। कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो इसकी मदद लेता हूँ। ठीक है, तो आप भी इसकी मदद ले सकते हैं। तो चलिए वापसी चलते हैं अपने इस पर चैप्टर पर। Sepoys and peasants gather forces for the revolt that spread across the plains of North India in 1857। सिपोइज और जो पीसेंट्स है वो उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठी कर ली थी
किस चीज़ के लिए? आंदोलन के लिए, जो कि लगभग हमारे पूरे उत्तर भारत के अंदर फैला हुआ था 1857 के टाइम के अंदर। क्लियर हुआ? अब है पॉलिसीज एंड द पीपल, लोग और जो उस वक्त पॉलिसीज थी वो। इन द प्रीवियस चैप्टर्स you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on the different people। जो पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आपने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या तो पॉलिसीज़ थी और उनका भारत के जनजीवन पर क्या असर पड़ा था, लोगों पर क्या असर पड़ा था। किंग्स, क्वीन, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। ये सब लोग किसी न किसी तरीके से इन पर असर पड़ा था, मतलब इनको नुकसान हुआ था, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं थे अंग्रेज़ों की नीतियों के। वे कौन कौन से इनमें जो नाम दिया हुआ है, राजा लोग, रानियाँ, जो किसान हैं, जो ज़मीनों के मालिक है, जो कबीले के लोग थे, जो सिपाही थे, ये सब किसी न किसी तरीके से अनसेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे। You have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments। तो आपने ये भी चीज़ देखी थी कि कैसे इन पॉलिसीज़ की वजह से, ये जो सब पॉलिसियाँ थी, ये लोगों के जो वो चाहते थे उनको उसको कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे, उनकी चाह पूरी नहीं हो रही थी और कैसे वो उनकी भावनाओं के खिलाफ थे। अभी और भी ज़्यादा क्लियर अब यहाँ पर भी आप समझेंगे। तो पहले वाले चैप्टरों में आपने ये सब चीज़ देखी थी। अब है नवाब्स लूज देयर पावर। नवाब जो उस वक्त जैसे राजा होते हैं वैसे ही मुसलमानों में नवाब होते हैं, तो नवाब अपनी पावर लूज कर रहे थे, उनकी जो पावर है वो जा रही थी। किस वजह से? अलग अलग जो देखेंगे, अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सिंस द मिड 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. तो 18th सेंचुरी के मिड से ही 1850 के आसपास, 1750 18th सेंचुरी है तो 1700 से स्टार्ट हो जाती है और आगे तक चलती है ना। तो 1750 के आसपास से ही क्या हो रहा था, नवाब और जो राजा लोग ये महसूस कर रहे थे कि उनकी पावर इरोड हो रही है, यानी कि कम हो रही है। इरोजन तो आपने सुना ही होगा वर्ड, जो सोइल इरोजन होता है वो। तो इनको लग रहा था कि इनकी पावर कम हो रही है, इनकी पावर ली जा रही है, इनसे इनके अधिकार लिए जा रहे हैं। रेजिडेंट्स और उनके जो ऑनर है, उनका जो सम्मान है, अथॉरिटी है, वो भी कम होती चली जा रही है। लगातार वो अपने इस चीज़ का उनको नुकसान महसूस हो रहा था। अंग्रेज़ लोग उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार कर रहे थे, उनकी पावर को ले रहे थे, उनकी पावर कम कर रहे थे, दखल अंदाजी भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे वो उनके काम काज में। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्सेज डिसेबल्ड, डिसबैंडेड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। जो रेजिडेंट्स है, यानी कि वो अपने ही उन लोगों को उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था, जो उनकी कोर्ट्स के अंदर जो राजा के दरबार होता था, नवाब का दरबार होता था, तो वहाँ पर उन्होंने अपने लोग छोड़ दिए थे जो उनकी निगरानी रखते थे कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। उनकी फ्रीडम है रूलर्स की, वो कम होती चली जा रही थी, उनकी आज़ादी कम होती चली जा रही थी, वो फ्रीली होकर के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। उनकी जो आर्म फोर्सेस है, यानी कि सैनिक, वो नहीं रख सकते थे। और जो उनके रेवेन्यू और टेरिटरीज है, रेवेन्यू मतलब जो उनको टैक्स मिलता था किसानों से, बिजनेस पर्सन से, और जो उनकी ज़मीनें थी, टेरिटरीज थी, उनकी जगह थी, वो भी उनसे धीरे धीरे ली जा रही थी। तो ओबियसली जो नवाब और राजा है वो गुस्सा ही होंगे ना। मैनी रूलिंग फैमिलीज tried to negotiate with the company to protect their interests. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband. कई जो राज परिवार थे, रूलिंग फैमिलीज थी, उन्होंने कोशिश की कि उनके साथ थोड़े से बैठ कर के बातचीत करें
कि भाई वो मान जाए उनकी कुछ बातें, उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो उनके अधिकार है वो उनसे ना छीने जाए। तो इसके लिए उन्होंने उनसे वार्ता भी की, लेकिन अंग्रेज़ लोग अपनी पावर के नशे में, अपनी ताकत के नशे में चूर थे और वो उन्होंने कोई बात नहीं मानी उनकी। एग्जाम्पल के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो उनके पति बिना मतलब उनको अपने पति से जो संतान है वो नहीं थी, उन्होंने फिर क्या किया, राजकाज को संभालने के लिए एक जो पुत्र है अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्शन कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने उनसे बातचीत की कि भाई आप ना इनको जो राज्य का हायर मानिए, उत्तराधिकारी मानिए, कि भाई जब ये बड़े होंगे तो ये फिर राजकाज संभाल लेंगे। तो लेकिन वो अंग्रेज़ लोग नहीं माने, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ऐसा कीजिए कि इसको राजा मान लीजिए और जो हायर ये, ताकि ये किंगडम को बाद में हायर कर ले। इसी तरह से नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. इसी प्रकार से जो पेशवा बाजीराव टू जो थे, उनके भी कोई अपने खुद से संतान नहीं थी, उन्होंने भी अडॉप्ट किया था बच्चे को। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि जो पेंशन है, जो पैसे पेशवा बाजीराव जी को मिलते थे, वो पैसे अब उनको मिले, वो पेंशन उनको मिले, वो जो पावर है उनको मिले जो पहले उनको मिलती थी। लेकिन अंग्रेज़ लोग नहीं माने, क्योंकि उनको क्या थी, उनको कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, अपनी सुपीरियरिटी पर, अपनी मिलिट्री पावर पर, और उन्होंने इन सब प्लीज़ को, इन सब प्रार्थनाओं को, इन सब रिक्वेस्ट्स को उन्होंने नहीं माना और उनकी जो टेरिटरी है उनको छीनने की कोशिश की उन्होंने। अब यहाँ पर है, अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। अवध भी एक ऐसी ही टेरिटरी थी जो उनसे अवध को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि उसके बाद रेवोल्यूशन हो गई थी, अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी उनको संघर्ष करना पड़ा था इस रेवोल्यूशन को दबाने के लिए। तो उनको अक्ल आई, फिर उनको लगा कि चलो अब हमें कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए। तो उन्होंने कई छुट्टे भी दी ताकि भाई तुम जो यहाँ के लोग हैं उनकी लॉयल्टी उनको वापस मिल जाए, उन पर जो लोगों का विश्वास उनके ऊपर दोबारा से हो जाए और वो दोबारा से अपना जो काम काज है, अपना जो रूलिंग सिस्टम है वो चला सके। तो अवध उनमें से एक था जो कि अंतिम था, जो इस तरीके से लिया गया था, जैसे झांसी ली गई, पेशवा बाजीराव टू जी का जो अधिकार है वो लिया गया, और वैसे ही अवध भी लिया गया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। एक स्टोरी है, ये स्टोरी को बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर के कीजिए, तो आपको क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि आपका इतिहास क्या था। और उन प्यारे लोगों ने, उन जो देशवासियों ने, उन राजाओं ने जो अपने जो अधिकार है, अपने लोगों को खोया था, कितनी उन्होंने संघर्ष किया था। और आज हमें ये जो हमें जो मिला हुआ है ना, देश आज़ाद मिला हुआ है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और खूब जी लगा के मेहनत करनी चाहिए आपको, ताकि आप अपनी फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छे हो जाए और अपने देश के लिए कुछ कर सके। नमन है उन लोगों को जिन्होंने इतना संघर्ष किया। ओके, इन 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over। तो 1801 के अंदर क्या हुआ था, तो 1801 के अंदर एक सब्सिडरी एलियंस, जो एक सहायक संधि थी, एक सहायक गठबंधन की गवर्नमेंट उनको करनी होती थी, वो बताऊंगा अभी मैं, वो अवध के ऊपर थोपी गई। और 1856 के अंदर फिर वो क्या है, अवध उनसे ले ही लिया गया। इसके तहत क्या होता है सब्सिडरी एलियंस के हिसाब से, इसके हिसाब से कि अगर मान लेते हैं कि जो दोनों के बीच में बातचीत हुई और अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम्हें एक तो हमारे एक व्यक्ति को अपने कोर्ट में रखना पड़ेगा जो तुम्हारी निगरानी करेगा, तुम किसी और देश के यूरोपियन को आप अपने जगहों पर नहीं लेकर के आएंगे और उनको कोई भी पोस्ट नहीं देंगे, कोई कारोबार नहीं करने देंगे। फिर हमारी जो एक सेना की टुकड़ी आपके पास रहेगी, आप कोई सेना की टुकड़ी नहीं रखेंगे, इस तरीके की बात हो सकती है।
है ना, और वो सेना की टुकड़ी का जो खर्चा है वो भी वो स्टेट ही जो है चुकाएगी। समझ में आया आपको? यानी कि राजा जो है अपनी कोई सेना नहीं रखेगा, सेना होगी वो अंग्रेज़ों की होगी, और फिर इसके बाद उसको खर्चा सारा का सारा कौन उठाएगा? राजा ही उठाएगा, जैसे अवध के राजा को उठाना करना पड़ा था ये। फिर वो अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, पहले उनको ब्रिटिशर्स से बातचीत करनी पड़ेगी। बदले में ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? बदले में ब्रिटिशर्स करेंगे कि जो उनके जो कोई उनका दुश्मन है तो वो उनके खिलाफ वो लड़ेंगे और इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। ये चीज़ें सिस्टम किया था, लेकिन बाद में फिर वही हो गया कि उन पर उन्होंने पूरा ही कब्जा कर लिया। पहले इतना किया, उन्होंने ओके कह दिया होगा, और फिर बाद में देखा कि भाई अब इनकी ना तो कोई सेना है ना कुछ और फिर उस पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से उन्होंने कब्जे किए थे। कई तरीके से इन्होंने ये सिस्टम अपनाया था, और देश पर इन्होंने अलग अलग तरीक़ों से कई जो हमारे जो देश के जो हिस्से हैं वो हड़प लिए थे और फिर देश पर राज किया था उन्होंने। क्लियर हो गया आपको सब्सिडरी अलियांस? तो इस तरीके से अवध को उन्होंने अपने कब्जे में लिया था। ओके। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओबियसली अब उनको लगा होगा कि भाई जो यहाँ के जो अवध का राजा है वो सही से अपना सिस्टम नहीं चला पा रहा है। डलहौजी था उस वक्त, उसने ये डिक्लेयर किया कि यहाँ का राज का सही से नहीं चल रहा है, तो क्या करना चाहिए कि इसको इसलिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, अपने अंडर में ले रहे हैं और उसको राजा नहीं मानेंगे, और ये अब राज का संभालेगा ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स है वही संभालेंगे इसके राजकाज को। क्लियर हो गया आपको? ओके। अब आगे, द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अब उनका सिस्टम ये भी था, उन्होंने ये क्लियर कर लिया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये इसकी तरफ भी सोचना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे अब जो मुग़ल डायनेस्टी है, जैसे पहले अकबर था, अकबर के बाद उनके वंशज आए और वंशज आए, है ना, नवाब आए, मुग़ल थे, तो उनका ये सिस्टम था कि मुग़लों को ख़त्म ही कर दिया जाए, मतलब राजा अब रहेगा ही नहीं, उनकी डायनेस्टी को ही ख़त्म कर दें, यानी कि उनके जो वंशज है उनको ही ख़त्म कर दिया जाए। और उन्होंने ऐसा किया भी। जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जाफ़र, उनको उन्होंने जेल में बंद कर दिया 1857 की रेवोल्यूशन के जुर्माने के तौर पर कि तुमने ये तुम्हारी वजह से 1857 की रेवोल्यूशन हुई थी, और उनको जेल में बंद कर दिया। उनको लाल किले से निकाल दिया गया था, उनको और उनकी जो बेगम को और उनके जो बच्चों को उनके सामने ही मार दिया गया था। ये ब्रिटिशर्स थे ऐसे, और ताकि भाई अब कोई राजा ही नहीं रहेगा तो उनके अंडर में कोई जो पावर इकट्ठी भी नहीं होएगी, तो उन्होंने पहले से ये सिस्टम कर लिया था। उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए स्टार्ट क्या किया? उन्होंने जो उस वक्त जो सिक्के लागू हुए थे जिन पर मुग़ल बादशाह के मुग़ल किंग के जो तस्वीरें थी, उनकी पिक्चर थी, उनको भी हटा दिया गया और उन्होंने अपने खुद के ही सिस्टम सिक्के चला दिए। क्लियर है? In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. 1849 के अंदर डलहौजी ने ये डिसाइड कर लिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया 1849 के अंदर, यानी रेवोल्यूशन से बहुत पहले उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि बहादुर शाह जाफ़र है अब ये लास्ट किंग होंगे, लास्ट रूलर होंगे, इसके बाद कोई और रूलर नहीं माने जाएंगे। उनके जो बेटे हैं उनको प्रिंस का ओहदा दिया जाएगा, वैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उन्होंने ये कहा था, किया था उन्होंने ये। और फिर उनको ये कहा कि रेड फोर्ट से उनको निकाल दिया जाएगा और उनको किसी और जगह पर रख दिया जाएगा, जो कि शाही फैमिली के रहने की जगह थी, लाल किला, जिसे हम लाल किला कहते हैं, रेड फोर्ट। तो दिल्ली में उनको कई और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने ये अनाउंसमेंट 1849 के अंदर की थी। तो 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ये आ सकते हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा कि कब उन्होंने डिक्लेरेशन की, किसने की, लॉर्ड डलहौजी ने की, है ना, गवर्नर जनरल डलहौजी। और इसी तरह से कई और क्वेश्चंस बन सकते हैं। सब्सिडरी अलियांस के तहत उन्होंने अवध के ऊपर कब लागू की 1801 के अंदर, और कब उनको राजकाज ले लिया गया 1856 के अंदर। तो ये
आपको याद करने चाहिए, 1 मार्क में आ जाते हैं, ठीक है। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जाफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, आगे ना आगे, एंड आफ्टर हिज डेथ none of the descendants would be recognized as kings, they would just be called princes। 1856 के अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया। 1849 के अंदर तो उनको कि भी लाल किले से निकाल दिया जाएगा, लाल किले से हटा दिया जाएगा, लाल किले से उनको कोई और जगह दे दी जाएगी, उन्होंने ये डिसाइड किया। तो स्टेप बाय स्टेप चले वो। और 1856 के अंदर जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे कैनिंग, उन्होंने ये कह दिया कि बहादुर शाह जाफर लास्ट किंग होंगे, इनके बाद कोई और किंग नहीं होंगे, और जो उनके जो बेटे हैं, उनकी जो प्रिंस है, जो उनके वंशज है, वो क्या कहलाएंगे, प्रिंस कहलाएंगे, राजा नहीं कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि जो पेंशन वो दे रहे हैं वो उनके मुकाबले में कम हो जाएगी, राइट, ओके। अब आगे, ये तो वीडियो ही काफ़ी लेंथी हो गया, 20 मिनट्स का हो चुका है। चलिए, इतना करने के बाद अब इसके बाद इतना पार्ट और देख लेते हैं, फिर आगे का फिर देखेंगे। द पीजेंट्स एंड द सिपॉइज, फिर रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। द पीजेंट्स एंड द सिपॉइज, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो जो ये कंट्री साइड मतलब कि गाँवों के अंदर, गाँवों में जो किसान थे और जो जमींदार थे वो नाराज़ थे जो अंग्रेज़ों की हाई टैक्सेस से, हाई टैक्स उनको पे करना पड़ता था, और फिर जो उनका जो रिजिड मेथड था, खराब मेथड था, कड़ा मेथड था कि भाई तुम्हें भरना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपको पे करना ही पड़ेगा, ये सिस्टम था। कड़ा में था कि बल्कि आप कैसे करोगे, चाहे आप अपने मकान को गिरवी रखो, चाहे अपनी ज़मीन को गिरवी रखो, चाहे गुलामी करो, कुछ ही करो, आपको ये पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये कड़ा था पूरा इनका सिस्टम। इसकी वजह से जो ज़मींदार है और जो पीजेंट्स हैं वो नाराज़ थे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस। कई सारे ऐसे किसान हैं जो कि जिनको क्या है अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो टैक्स भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको पैसे उधार लेने पड़ते थे, है ना, खेतीबाड़ी करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे ताकि वो टैक्स वगैरह टाइम पर पे कर सके, और नहीं पे कर पाने की वजह से जो मनी लैंडर्स है वो उनकी ज़मीनें ले लेते थे, है ना। मनी लैंडर्स यानी कि जो पैसे उधार देते थे, महाजन क्या लेते हैं, अब वो पैसे उधार देते थे और उनका जो इंटरेस्ट था, ब्याज था, वो भी बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से वो उनको टाइम पर पे नहीं कर पाते थे और उनकी ज़मीनें उनसे ले ली जाती थी, जिन पर वो जनरेशन से, पुश्तों से खेतीबाड़ी करते आ रहे थे। तो बेचारे जो किसान हैं वो उस वक्त बहुत परेशान थे। ज़मींदार परेशान इस तरीके से थे क्योंकि उनको भी क्या ठेका लेना पड़ता था। अगर वो टाइम पर, अब किसानों के पास पैसे हैं नहीं, किसान के पास पैसे नहीं है तो वो फिर पैसे कई बार ऐसा होता था कि ज़मींदारों को ही पे करने पड़ते थे, जिसकी वजह से जो ज़मींदार हैं वो भी परेशान हुए थे इनकी इन नीतियों की वजह से। तो उनको भी अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ जाता था, उनको भी नुकसान होता था। द इंडियन सिपॉइज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकॉन्टेंट। अब जो भारतीय जो सिपाही थे वो भी जो कि कंपनी के अंडर में काम करते थे, कंपनी के लिए काम करते थे, कंपनी के में भर्ती थे, वो भी, उनके भी अपने कई कारण थे जिसकी वजह से वो उनसे नाराज़ थे, असंतुष्ट थे। डिसकॉन्टेंट मतलब असंतुष्ट, ठीक है। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। एक तो ये कारण हो गया कि उनको पे के लिए वो उनसे नाराज़ थे, उनको उतनी पे नहीं मिलती थी जितनी कि अंग्रेज़ जो सोल्जर्स होते थे, वो जो सम्मान उनको मिलता था वो सम्मान भी उनको नहीं मिलता था। अलाउंसेस, और उनको जो बीच में कोई छूट मिलती थी, भत्ता मिलता था, वो भी नहीं मिल रही थी। एक टाइम पीरियड के बाद उनको कुछ पैसे अमाउंट मिलती हो तो वो भी नहीं मिलती थी। और जो कंडीशंस जो सर्विसेज की होती थी उनसे भी वो नाराज़ थे, जिसकी वजह से वो टोटल उनसे नाराज़ ही रहे और फिर रेवोल्यूशन हुई, राइट। पे के लिए जो उनको पे मिलती थी, जो उनको छूट मिलती थी, अलाउंस थी,
और जो उनकी जो सर्विसेज की जो कंडीशंस थी उनसे भी, क्योंकि उनको कई वो पहले ये पाप माना जाता था, ये कहा जाता था कि भाई अगर मान लिया समुद्र पार गए तो तुमने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, ये बात मानी जाती थी। और वो ज़बरदस्ती उनको बर्मा में लेके जाते थे या कई और दूसरे देश में अगर फाइट हो जाती थी तो वहाँ पे भी लेके जाते थे, जिसकी वजह से वो नाराज़ थे इस बात से। क्लियर है। और उन्होंने फिर ये कर दिया कि अगर मान लिया कि कोई सोल्जर भर्ती होना चाहता है, कंपनी की नौकरी लेना चाहता है, तो उनको सबसे पहले समुद्र पार जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये भी सर्विस की कंडीशन थी, तो जिसकी वजह से वो परेशान थे, वो गुस्सा थे उनसे, राइट। सम ऑफ द न्यू रूल्स moreover violated their religious sensibilities and beliefs। जो कई सारे जो उन्होंने कानून बनाए थे, नियम बनाए थे, वो उनके धर्म को वायलेट करते थे, धर्म का उल्लंघन करवाते थे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते थे, सेंसिबिलिटीज़ जो उनकी भावनाएं थी उनको ठेस पहुँचाते थे, उनके बिलीव्स, उनके विश्वास को ठेस पहुँचाते थे। क्लियर हो रहा है। रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ और बिलीव्स को ठेस पहुँचाते थे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते थे। क्लियर हो गया। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सीज दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। जो उस वक्त लोग ये मानते थे कि अगर मान लेते हैं कि वो कंट्री के उनका ये मानना था कंट्री के उन लोगों का कि अगर मान लेते हैं कि वो समुद्र पार जाते हैं तो उनका जो धर्म है वो भी लूज हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वो कास्ट से भी अलग हो जाएंगे। सो वैन इन 1824 द सिपोइज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर कंपनी, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट। तो इसी वजह से 1824 के अंदर जब बर्मा के अंदर लड़ाई हो रही थी, कंपनी के लिए उनको लड़ना था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ओवरसीज नहीं जाएंगे, समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वो चले गए, वो ज़मीन के रास्ते गए, फिर उन्होंने ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था। दे वर सीवियरली पनिश्ड। इस बात के लिए, कंपनी की बात ना मानने की वजह से उनको सज़ा दी गई, उनको पनिश किया गया। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन in 1856 company passed a new law which stated that every new person who look up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। कि अब उन्होंने ये पहले तो उनको पनिश किया गया, फिर उन्होंने ये सिस्टम बना दिया कि अगर मान लेते हैं कि उन्होंने ये रूल बना दिया कि अगर कोई नया बंदा, कोई नया सोल्जर कंपनी के लिए आर्मी में आना चाहता है तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको समुद्र पार जाना पड़ेगा कंपनी के लिए, तभी वो इसमें भर्ती कर सकता है। क्लियर हो गया। तो ये जो मतलब है क्या है, एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, मतलब जो ये इशू है ख़त्म नहीं हुआ कि भाई चलो उस वक्त मना कर दिया बर्मा के रास्ते, बर्मा जाना है तो ज़मीन के रास्ते चले जाएंगे, ओवरसीज नहीं जाएंगे, ये बात वही ख़त्म नहीं हुई, ये बात आगे भी चली। और 1856 के अंदर उन्होंने एक नया कानून पास कर दिया कि अगर कोई भी बंदा जाना चाहता है, कोई नया बंदा शामिल होना चाहता है आर्मी के अंदर, तो उनको सबसे पहले कंपनी की आर्मी के तौर पर उनको सर्व करना पड़ेगा समुद्र पार जा कर के, अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो। और वो पहले यही थी कि उनको जाना ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। तो क्लियर हो गया आपको। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको कंपनी के लिए बर्मा जाना पड़ेगा कंपनी के लिए, और वो भी किस रास्ते, समुद्र के रास्ते, चाहे उससे उनका धर्म भ्रष्ट होता हो, चाहे उनकी कास्ट छूटती हो, उनको जाना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से वो उनसे नाराज़ थे, अंग्रेज़ों से। सिपोइज ऑल्सो रिएक्टेड टू वट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, so the anger of the peasants quickly spread among the sepoys। तो जो सिपाही लोग थे वो किसान के बच्चे ही तो थे, है ना। तो वो जो किसानों के साथ जो हो रहा था, जिसकी वजह से उनको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ रही थी, उनको हाई टैक्सेस भरने पड़ते थे, उनकी सफरिंग होती थी, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो सिपोइज है वो भी जो उनके साथ कंट्री साइड में हो रहा था, उसके लिए उन्होंने रिएक्ट किया। जो ज़्यादातर जो
उनमें से ज़्यादातर जो थे लोग वे पीजेंट्स थे, किसान थे, और उनकी फैमिली थी विलेजेस के अंदर, गाँवों में उनकी फैमिली थी। इसलिए जो गुस्सा है पीजेंट्स का वो सिपोइस के अंदर भी फैल गया। क्लियर हो रहा है? अब आगे इसके बाद का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही लेंथी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे आगे का पार्ट। तो ध्यान से इसी तरीके से समझिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। और हाँ, आपको क्या करना है, आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना, ताकि इससे क्या होगा, वीडियो जो आपका जो चैनल है ये ग्रो करेगा और मैं आपके लिए लगातार ना केवल मैथ बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फ्रेंच, जापानीज, संस्कृत, सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं लेकर के आऊँगा। टाइम की कमी की वजह से मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ जैसे टाइम मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।